आज की जो चर्चा का मुख्य विषय है वह है जो आगामी यूपीएससी की जो पीटी की परीक्षा है उससे संबंधित जो इतिहास यानी हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं, जो कुछ यूपीएससी के जो फेवरेट पॉकेट्स होते हैं उनको एनालिसिस करते हुए इसे मैंने बनाया है। और इसके अलावे जो इसमें कुछ अद्यतन जो डेवलपमेंट है, तो यूपीएससी का जो है ट्रेंड्स रहा है कि वो इतिहास में भी अद्यतन चीज़ों को ढूंढती है और साथ ही उसमें जो है बड़े डायनेमिक प्रश्न को डालती है। और इसमें जो इसका 3 भाग है, इसमें प्राचीन है, मध्यकाल है और आधुनिक है। तो इसमें जो है 50-50 प्रश्न है, जो कुल 150 प्रश्न है। तो इसको देखते हुए जो है आज हम जो इसका आरंभ करेंगे वो प्राचीन भारत के इतिहास से करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है कि एक नए अन्वेषण के अनुसार भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को महाभारत काल एवं युद्धक रथ से जोड़ा गया है। मैं रिपीट करता हूँ कि एक नए अन्वेषण के अनुसार भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को महाभारत काल एवं युद्धक रथ से जोड़ा गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सुनौली है, दूसरा आगरा, तीसरा नया पट्टनम और चौथा दिसपुर। तो जो इसका सही उत्तर है वो पहला यानी सुनौली, जो कि 2018 में जो है इसे खोजा गया और इसके अंतर्गत जो है इसमें बहुत से ऐसे रथ मिले हैं जो कि घोड़े द्वारा खींचे जाने का भी इसमें प्रमाण हमें मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सुनौली है। दूसरा प्रश्न है कि लहुर देवा जो प्राचीनतम नवपाषाण चावल का उत्पादक क्षेत्र था, वह एक नवीनतम खोज है, वर्तमान में या कहाँ है। लहुर देवा जो प्राचीनतम नवपाषाण चावल का उत्पादक क्षेत्र था, एक नवीनतम खोज है, तो वर्तमान में या कहाँ है। तो इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा पश्चिम बंगाल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर एवं नेपाल के बीच है, जो वर्तमान में जो संत कबीर नगर है। तो सरयू के पार जो है वो 9000 BC में जो है यहाँ से जो है चावल का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण युग को 1865 में सबसे पहले किसने उपयोग में लाया। तो इसका पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा जॉन लुबॉक, तीसरा रिचर्ड और चौथा डाल्टन। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है जॉन लुबॉक, वो सही है। अगला प्रश्न है कि झूसी एक नवपाषाण ऐतिहासिक स्थल है जिसे मध्यकाल में जलाया गया था, वह कहाँ है, यानी मध्ययुगीन मध्यकाल में जलाया गया था। पहला ऑप्शन है बक्सर जिला, दूसरा इलाहाबाद जिला, तीसरा पटना क्षेत्र, चौथा राजगीर क्षेत्र। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद जिला। तो झुलसी जो है वो क्षेत्र है जो कि 13वीं सेंचुरी AD में इसको जलाया गया था। अगला प्रश्न है कि मेनहिर, डोलमेन एवं टॉपिकल कैपस्टोन सैक्रोफिजी क्या है। मेनहिर, डोलमेन, टॉपिकल कैपस्टोन एवं सैक्रोफिजी क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है ग्रह संस्कृति, दूसरा खाद्य संस्कृति, तीसरा कब्र संस्कृति और चौथा फैशन संस्कृति। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो कब्र संस्कृति है। तो आप देखिएगा कि जो है मेनहिर में वो सिंगल बड़े पत्थर को लिया जाता है, डोलमेन में 2 पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखते हैं, सैक्रोफिजी में चारों तरफ जो है पत्थर रखे जाते हैं और टॉपिकल कैपस्टोन में सिंगल जो पत्थर होता है उसके ऊपर बड़ा पत्थर रखा जाता है। तो एक प्रकार से ये एक बनावट है जो कि इसका जो यूज था वो उस समय होता था, उस संस्कृति के ये परिचायक थे और उस विधि द्वारा जो है इसे पूरा करते थे। अगला प्रश्न है 6वां कि दूसरी सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप में कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई जो ना तो शहरी थी ना ही हड़प्पाई।
इन कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जो इसका पहला ऑप्शन है कि दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व भारत में अधिकतर ताम्रपसानिक संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई। दूसरा, इनमें मुख्यतः बानस संस्कृति, कायत संस्कृति, मालवा संस्कृति एवं जोरवे संस्कृति प्रभाव में थी। तीसरा, इसी काल के इटावा जिला के साईपई में ताम्रपसान भाला एवं गेरवे चित्र बर्तन ओसीपी प्राप्त हुए। चौथा, इस काल में तांबे के औजार के साथ साथ तांबे के घरों की बस्तियां भी मिली हैं। तो इनमें से जो कथन असत्य है वो चौथा है, क्योंकि तांबे के औजार तो मिले हैं लेकिन तांबे के जो घर के प्रमाण वो बस्तियों में नहीं मिलते हैं। बस्तियां में जो तांबे के बने हुए घर वो नहीं पाए जाते हैं। तो इसका इस प्रकार जो है सही उत्तर है वो चौथा है। अगला प्रश्न है कि उत्तरकाली पॉलिस वाली मृदभांड संस्कृति के अंतर्गत चंद्रकेतुगढ़ प्रमुख स्थल है या कहाँ है? तो इसका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा असम, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। तो जो इसका ऑप्शन है चौथा पश्चिम बंगाल वो सही है। और टॉलमी ने भी इसका वर्णन किया है और वरामिहिर का यहाँ पर टीला भी है और इसके अंतर्गत जो है यह क्षेत्र बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत किस स्थान पर घोड़ों को दफनाने का उदाहरण प्राप्त हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है सोहगोरा, दूसरा रंगपुर, तीसरा श्रावस्ती, चौथा जूना पानी। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है जूना पानी वो सही है, क्योंकि जूना पानी जो है वर्तमान में नागपुर के पास स्थान है, वहाँ पर जो है प्रमाण इसका मिला है। तो ऐसे में जो है ये इसका जो सही उत्तर है वो जूना पानी। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के संदर्भ में कौन सी परिभाषा असत्य है? पहला, कि राजा एवं मुखिया को गौपति कहा जाता था जो कि गायों की रक्षा करता था। दूसरा, ऋग्वेद में गोधूली शब्द का प्रयोग समय को मापने के लिए हुआ। तीसरा, दूरी को गव्युति कहा गया। चौथा, जो लोग अपनी गायों को एक साथ एक गोष्ठ में रखते थे उनको उसी राष्ट्र का माना गया। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है, चूँकि राष्ट्र का नहीं होता था वो एक जनपद कहलाता था और गोत्र से जो है वो जनपद की संकल्पना डेवलप हुई। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो असत्य है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीववाद को परिभाषित करता है? तो जो पहला इसका ऑप्शन है कि आत्मा के लिए प्राकृतिक वस्तुओं एवं क्रियाओं को श्रेय देना। दूसरा, सुख के लिए प्राकृतिक क्रियाओं को श्रेय देना। तीसरा, सिर्फ मृत्यु के लिए प्राकृतिक क्रियाओं को श्रेय देना। एवं चौथा, संपूर्ण रूप से देवी एवं देवताओं को हर चीज़ का श्रेय देना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि आत्मा के लिए प्राकृतिक वस्तुओं एवं क्रियाओं को श्रेय देना, तो यही जो है जीववाद है, जिसमें आत्मा की संकल्पना जो है वो संपुष्ट रूप से मिलती है। और जैसा कि वैदिक काल में भी हम पाएंगे या हमारे जो आदि संस्कृति है वहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो जल है, अग्नि है, भूमि है, बादल है, उसको भी जो है आत्मा से जोड़ा गया और इससे प्रारंभिक जीववाद भी हम मान सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में तंदुला, सली एवं ब्रीही शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो गेहूँ है, दूसरा दाल है, तीसरा पालक है, चौथा चावल है। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है चावल वह सही है। तो जो तंदुला है, सली है, ब्रीही है, इसका जो है प्रयोग है वो चावल के लिए होता था। अगला जो प्रश्न है कि वैदिक काल की लोक परंपरा के अंतर्गत कौन सा मिलान गलत है? तो सूर्य, उसके साथ जो मिलान है वो भूत प्रेत भगाने वाला। दूसरा, अश्विन, जो दूसरा इसका मिलान है कृषि रक्षा के संदर्भ में चूहों को मारने वाला। तीसरा, पूषण, जो इसका मिलान है कि बच्चों को सुरक्षित जन्म के लिए जो जाने वाला जो देव है। और चौथा, सावित्री, जो इसका मिलान है पुत्री प्राप्ति की वंदना के लिए। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है सावित्री वो गलत है, क्योंकि सावित्री जो है उस जगह पर रखा जाता था जहाँ नया घर बन सके। तो इसका जो मूल रूप से
जुड़ाव है वो एक नए घर से है। अगला प्रश्न है कि चक्रवर्ती की संकल्पना कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या थी? तो इसका पहला ऑप्शन है संपूर्ण भारतवर्ष का क्षेत्र, दूसरा तक्षशिला से कन्याकुमारी का क्षेत्र, तीसरा हिमालय से समुद्र तट का क्षेत्र और चौथा हिमालय से मथुरा का क्षेत्र। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है कि हिमालय से समुद्र तट का क्षेत्र, इसे जो है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने चक्रवर्ती से जोड़ा है। तो जो इस क्षेत्र पर शासन करते थे उन्हें चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के किस स्थान पर राख के टीले नहीं मिले? पहला ऑप्शन है उतनूर, दूसरा कोडेकाल, तीसरा कुबगल और चौथा पलवाय। तो इसका जो है चौथा जो ऑप्शन है पलवाय वह सही है, जहाँ पर राख के वो टीले नहीं मिले हैं। तो जो मवेशी बाड़ा के रूप में यूज होते थे और लंबे समय से जो जमे गोबर हैं और अपशिष्ट हैं उनको जलाने से, पराली को जलाने से जो इस प्रकार के जो है क्षेत्र डेवलप होते थे, तो वो उतनूर, कोडेकाल, कुबगल में मिले, परंतु पलवाय में इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगला प्रश्न है जो 15वां प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज के संदर्भ में क्या सही है? तो जो इसका पहला ऑप्शन है वो है कि 1826 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा गांव को खोजा। दूसरा जो बी है, जो पहले ए था, 1826 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा गांव को खोजा। और बी है 1872 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की वैज्ञानिकता से खुदाई की। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो केवल ए सही, दूसरा केवल बी सही, तीसरा दोनों सही और चौथा दोनों गलत। तो इसका चौथा ऑप्शन है कि वो दोनों गलत है, क्योंकि 1826 में चार्ल्स मैसन ने जो पश्चिमी पंजाब जो हड़प्पा का क्षेत्र है वहाँ खुदाई की, और 1872 में कनिंघम ने जो है वैज्ञानिकता के साथ जो है हड़प्पा की खुदाई की थी। और 1924 में जॉन मार्शल ने इसमें और भी जो है अधिक जो है विस्तार किया। तो इस संदर्भ में दोनों कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थलों की भौगोलिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जो पहला ऑप्शन है बालाकोट कराची के समीप है, दूसरा सरायखोला इस्लामाबाद के समीप है, तीसरा मुंडीगाक नई दिल्ली के समीप है, चौथा तारकई किला वर्तमान भारत में नहीं है। तो जो असत्य कथन है वो मुंडीगाक है जो दिल्ली के समीप है, क्योंकि मुंडीगाक जो है वो अफगानिस्तान के कंधार जिला में आता है। तो ऐसे में यह कथन जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि द इंदस स्क्रिप्ट पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो पहला ऑप्शन है इरावथम महादेवन, दूसरा नीलकंठ शास्त्री, तीसरा गोपाल पाठक, चौथा वेणुगोपाल शास्त्री बुद्धे। तो जो इसका पहला ऑप्शन है वो इरावथम महादेवन, इन्होंने द इंदस स्क्रिप्ट लिखी और इसे जो है वो तमिल ब्राह्मी लिपि से भी जोड़ने का प्रयास किया। 1977 से इन्होंने इसमें बहुत लंबी जो है इसकी खोज की है और इस पर बहुत सारा विकास कार्य किया है। और जो तोल्काप्पियम के जो टेक्स्ट हैं उस पर भी जो है बहुत सारे पुस्तक इरावथम ने लिखी हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो इरावथम महादेवन वो सही। अगला जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनका क्या होता था? तो जो पहला ऑप्शन है वो पत्थर का छोटा टुकड़ा जो आपस में जुड़ा होता था, दूसरा पत्थर का बड़ा टुकड़ा जिसे छोटे टुकड़े नहीं होते थे, तीसरा पत्थर का छोटा टुकड़ा जिसके बीच में छिद्र होता था और चौथा पत्थर का बड़ा टुकड़ा जिसके चारों ओर छेद होते थे। तो ये बड़ा भ्रामक है सब ऑप्शन और बहुत साधारण सवाल है। मन का बहुत बार हम जब किताबों में NCERT, इग्नो ये सब में पढ़ते हैं तो आता है सब। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि पत्थर का छोटा टुकड़ा जिसके बीच में छेद या छिद्र होता था उसे मनका कहा गया। तो इसे पिरोकर जो है माला बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के जो हांस का वर्धित शुद्धता का जो सिद्धांत है किस इतिहासकार ने दिया है? तो इसका पहला ऑप्शन है
लैम्ब्रिक, दूसरा रेग्स, तीसरा व्हीलर और चौथा डीपी अग्रवाल। तो जो इसका जो चौथा ऑप्शन है डीपी अग्रवाल, जिसने वर्धित शुष्कता का जो है सिद्धांत दिया, वो ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत क्षेत्र पहले उर्वर थे, बाद में धीरे धीरे वो शुष्क होते गए, अनुर्वर होते गए। तो डीपी अग्रवाल ने इसके बारे में विस्तार से बताया। बहुत से जगह स्थानों में लैम्ब्रिक ने भी जो है नदियों के मार्ग परिवर्तन के बारे में बताया। रेग्स ने बाढ़ के बारे में सिद्धांत दिया। व्हीलर ने आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया। तो ऐसे में बहुत से सिद्धांत हैं जो कि पूछे जाते हैं अक्सर। अगला प्रश्न है कि मौर्यों के संदर्भ में मोरियार शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो ये जो पहला ऑप्शन है जैन ग्रंथ के लेखकों द्वारा, दूसरा बौद्ध मठों के लेखकों द्वारा, तीसरा यूनानियों द्वारा और चौथा तमिल लेखकों द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है जो मोरियार, वो तमिल लेखकों द्वारा जो है इसका पहला जो है प्रयोग किया गया था। अगला जो प्रश्न है 21वां कि अशोक के संदर्भ में उदारवादी निरंकुशता की सही परिभाषा क्या थी? अशोक के संदर्भ में उदारवादी निरंकुशता की सही परिभाषा क्या है? पहला, एक अच्छा या उदार राजा जो कि बहुत निरंकुश हो। दूसरा, एक उदार राजा जो कि पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण का समर्थक हो। तीसरा, एक उदार राजा जिसके हाथ में पूर्ण नियंत्रण हो। और चौथा, एक उदार राजा जो दैवी शक्तियों का राजनीतिक समर्थक हो। तो जो इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो बहुत करीब है इस परिभाषा के। अभी देखिएगा कि यूपीएससी में एक बड़ा ट्रेंड्स बना है कि वो परिभाषा से पूछते हैं जो उसके समीप होते हैं, बहुत निकट होते हैं। इससे संकल्पना जांचने का वो दृष्टिकोण इसमें दिखता है। तो ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। इधर हाल के जो 3 पीटी एग्ज़ाम है उसमें बराबर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि एक उदार राजा जिसके हाथ में पूर्ण नियंत्रण है। अगला प्रश्न है कि अशोक के संदर्भ में कथनों का परीक्षण करें। ए, अशोक ने लुम्बिनी गांव को बलि कर से मुक्त किया एवं भाग कर को घटाकर कुल उपज का 8वां हिस्सा कर दिया। बी, अशोक ने बाद के दिनों में बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा दिखाते हुए लुम्बिनी को पूर्णतया कर मुक्त किया। तो ये 2 कथन हैं। तो इनमें जो पहला ऑप्शन है केवल ए सही, दूसरा केवल बी सही, तीसरा ए बी दोनों सही और चौथा ए बी दोनों गलत। तो जो इसका पहला ऑप्शन है कि केवल ए सही, जिसमें कि अशोक ने लुम्बिनी गांव को बलि कर से मुक्त किया एवं भाग कर को घटाकर कुल उपज का 8वां हिस्सा कर दिया। परंतु ये उसने कभी नहीं किया कि उन्होंने बहुत श्रद्धा दिखाई बौद्ध धर्म बौद्ध मत के प्रति और पूर्णतः उसको कर मुक्त कर दिया। तो ये ऐसा दृष्टिकोण व्यक्त करता है कि जो शासक को शासक रहने देता है, उसकी व्यवहारिकता को नष्ट नहीं होने देता है। तो या इस संदर्भ में जो केवल ए सही है। ये ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं मेंस में भी कि अशोक ने बौद्ध धर्म का चोला धारण किया था, डिफाइन करें। तो इस प्रकार के जो कथन है, इस प्रकार की जो संकल्पना है, वहाँ उसको आप जोड़ सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं। क्योंकि उसने बौद्ध धर्म के प्रति जो है श्रद्धा तो दिखाई, लेकिन उससे ऐसा कभी नहीं किया कि पूर्णतया राजकीय समर्थन उसे दिया। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने मौर्य काल में वाणिज्यिक अधीक्षक का जिक्र किया है, उसे अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? मेगास्थनीज ने मौर्य काल में वाणिज्यिक अधीक्षक का जिक्र किया है, उसे अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो पहला पौथाध्यक्ष, दूसरा शुल्काध्यक्ष, तीसरा पणयाध्यक्ष और चौथा समस्थाध्यक्ष। तो जो तीसरा इसका ऑप्शन है पणयाध्यक्ष, जो कि वस्तु के मूल्य निर्धारण का कार्य करता था, और जो पौथ है वो माप तौल का, शुल्काध्यक्ष वो टैक्स का करता था, और जो समस्थाध्यक्ष है वो बाजार पर निगरानी करता था। तो इस संदर्भ में जो है तीसरा ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस पर नज़र रखे कि विभिन्न अधिकारी नई नीतियों को लागू करते हैं अथवा नहीं। इस वक्तव्य का संकेत किस शिलालेख में मिलता है जो कि अशोककालीन है? तो इसका मैं रिपीट करता हूँ कि मंत्रिमंडल में यह अपेक्षा की जाती थी कि इस पर नज़र रखे कि विभिन्न अधिकारी नई नीतियों को लागू कर रहे हैं अथवा नहीं।
इस वक्तव्य का संकेत किस अशोककालीन शिलालेख में मिलता है? तो इसका पहला जो है ऑप्शन प्रथम, दूसरा तृतीय, तीसरा तृतीय और चौथा चतुर्थ। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि तृतीय शिलालेख, वहाँ इसके बारे में जो है निगरानी के बारे में चर्चा मिलती है कि अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष के बाद जो है उन्होंने युक्त जो है, फिर प्रादेशिक है, रज्जु, इन पदों पर लोगों को जो है वो प्रमुख दायित्व दिया और प्रत्येक 5 वर्ष पे जो है ये राज्यों के क्षेत्र का भ्रमण करते थे और सही रिपोर्ट जो है, प्रतिवेदन वो शासक को सौंपते थे। अगला जो तो आप देखिएगा कि अशोक के जो धम्मा है, वहाँ जो शिलालेख है उससे प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, तो उसको बड़ी बारीकी से आप देखिएगा। उसमें बहुत सी परिभाषा भी छुपी हुई होती है और उसकी व्यवहारिकता जो है वो नागरिक प्रशासन में बहुत अधिक होती है। तो वहाँ उसको बड़ी सूक्ष्मता से और बहुत संकीर्ण रूप से उसका अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। संकीर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक शब्द वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट। अगला जो प्रश्न है कि वो 25वां कि एपीरस के एलिस संतुरों से अशोक ने वैदेशिक संबंध थे। तो एपीरस वर्तमान में कहाँ है? यानी एपीरस के जो एलिस संतुरों से अशोक के वैदेशिक संबंध थे, तो एपीरस वर्तमान में कहाँ है? तो जो पहला, जिसको इंग्लिश में जो है आप देखिएगा कि एफ्रोडियास भी लिखते हैं, APHRODISAS। तो जहाँ आपको हिंदी थोड़ा सा भ्रामक लगे, तुरंत जो है वो इंग्लिश का वर्जन आप देख लीजिएगा, तो हो सकता है क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो यूनान है, दूसरा तुर्की है, तीसरा ओमान, चौथा इजराइल। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है कि तुर्की, जो तुर्की के दक्षिण पश्चिमी जो तुर्की के क्षेत्र में है, जो एफ्रोडियास, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहाँ म्यूजियम भी इसको बना दिया गया है। तो यहाँ जो है अशोक के वैदेशिक संबंध भी थे। तो एलिस सुंट्रो यानी अलिक सुंदर, इसे भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो इस संदर्भ में जो है एपीरस जो है वो गॉडेस ऑफ लव भी मानी जाती है। तो इस संदर्भ में जो इसका जो ऑप्शन दूसरा है तुर्की, वह सही है। अशोक के जो वैदेशिक संबंध थे जो 13वें शिलालेख से प्राप्त हुए, उसको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, जिसमें कि सीरिया से संबंध थे, मिस्र से थे, मैसिडोनिया से थे, एपीरस जिसकी हमने चर्चा की, और मगध से थे। तो इनको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना चाहिए।